नमस्कार दोस्तों, केसर सिंह परमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगले वीडियो में अपने पढ़ा था राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति, और दो वीडियो में 1857 की क्रांति को मैंने संपूर्ण किया था। और आज अपनी क्लास रहेगी राजस्थान के संदर्भ में किसान आंदोलन। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन और उसका रीजन और क्या रिजल्ट रहता है उनके बारे में भी पढ़ेंगे, और अन्य प्रमुख जगह पर किसान आंदोलन हुए थे जो 19वीं सदी के प्रथम दशक से होते हैं। भारत आज़ादी तक है आंदोलन है तो किसी रूप में चलते रहते हैं। उसका मुख्य कारण क्या रहता है, किसान आंदोलन क्यों करते हैं। वैसे अपन देखें तो भारत स्वतंत्रता से पहले राजाओं का राज था, राजतंत्र था। उसमें हर राजा, हर जागीर, हर क्षेत्र से, हर किसान से टैक्स दिया जाता था। ये 19वीं सदी में नहीं, बहुत ही पहले भी दिया जाता था टैक्स कर। लेकिन किसानों ने 19वीं सदी में ही क्यों आंदोलन किया, इसको लेकर अपन चर्चा करेंगे। और राजस्थान में किसान आंदोलन की बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ आता है, सबसे पहले नाम उभर कर आता है बिजोलिया किसान आंदोलन। तो ये बिजोलिया कहाँ है और इसके बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। तो मैं बात करता हूँ राजस्थान में किसान आंदोलन क्यों हुए। तो मैं आपको बताऊं तो जो ही अंग्रेजों और भारतीय राजाओं के बीच में संधि होती है, और संधि में जो शर्तें होती हैं, अंग्रेजों द्वारा राजाओं को ये कहा जाता है कि आपको न्याय, सुरक्षा, बल सब हम देंगे, आपको कुछ नहीं, हमारे को टैक्स देना है। मतलब टैक्स वो क्या, टैक्स को उस समय खिराज बोला करते थे, जो राजाओं से अंग्रेज लिया करते थे। ये तो बहुत पहले टाइम की बात है, बट 19वीं सदी के प्रथम दशक में ज़्यादा है राजस्थान में किसान आंदोलन होते हैं। इसको लेकर बात करें क्या था 19वीं सदी के प्रथम दशक में इधर मेवाड़ क्षेत्र में, वैसे तो राजस्थान में हर क्षेत्र में आंदोलन हुए, लेकिन पूरे राजस्थान में टैक्स लेने का रवैया है, टैक्स लेने का तरीका है, राजाओं ने, ठिकानेदारों ने, जागीरदारों ने चेंज कर दिया। उनका क्या रवैया था, उनका क्या तरीका था, वो भू राजस्व लेने के दो तीन तरीके अपना करते थे। एक को कहा करते थे लाटा कुंता, दूसरे को बेगा। लाटा कुंता क्या था, लाटा मतलब जो किसान फसल को काट कर इकट्ठी करते थे, और ठिकाने से राजा का एक आदमी आया करता था और उस फसल को देखकर अनुमान लगाता था कि इतने आपके, मतलब इस बार 50 क्विंटल होगी, और इसमें 50 क्विंटल में से आपको 25 क्विंटल है जो हमारे को ठिकाने में पहुंचाने हैं। इस प्रकार ये अनुमान लगाया जाता था, और वो अनुमान उसे कुंता कहा जाता था। और ये अनुमान है जो कभी कभी किसानों पर भारी पड़ जाता था, और अनुमान में ये कहा जाता कि आपके 50 क्विंटल बाजरा होगा, तो वो पीछे का किसी के 30-35 होता था, तो लेकिन वो अनुमान करके फिक्स करके चले जाते थे 25 है जो क्विंटल है ठिकाने पहुंचाना तो पहुंचाना। ये किसानों के बीच में बहुत ही बड़ी समस्या हो रखी थी, और किसान ये चाहते थे कि हमारे पर ये लाटा कुंता वाली प्रथा न चलाए, फिक्स है, तोल माफ करके टैक्स ले तो हमारे को कुछ नहीं होता है। और किसी समय क्या होता था, पहले तो 2/3 टैक्स लिया करते थे, मतलब जो फसल होती थी उसका 2/3। और धीरे धीरे 19वीं सदी के प्रथम दशक में है जो राजाओं द्वारा, ठिकाने जागीरदार द्वारा किसानों से 1/2 आधा भाग टैक्स लेने से किसानों की जो अच्छी तरीके से भरपाई नहीं होती थी, किसान है जो बहुत ही परेशान थे, प्रताड़ित हो रहे थे। तो इसके विरुद्ध में किसानों में से कुछ कुछ व्यक्ति नेता बनते हैं, कुछ सब मिलकर एक अच्छा आंदोलन करते हैं, विद्रोह करते हैं, और अपने जो ऊपर हर प्रकार के, मतलब बात करें तो बिजोलिया में 84 प्रकार के टैक्स लगा हुआ करते थे, 84 प्रकार के टैक्स चुकाने पड़ते थे किसानों को। इसके विरुद्ध में है जो आंदोलन करने को उतर जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन। किसान आंदोलन जो है, किसान आंदोलन, राजस्थान में किसान आंदोलन की बात करते हैं तो अपने सबसे पहले अपने जहन में स्थान आता है जिसका नाम होता है बिजोलिया। बिजोलिया किसान आंदोलन बहुत ही लंबे टाइम तक चलता है।
ये राजस्थान में नहीं अपितु भारत में नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है, जो 1897 में शुरू होकर 1941 में एंड होता। 44 वर्ष तक एक चलने वाला अहिंसात्मक संगठनात्मक कोई आंदोलन था, तो वो था बिजोलिया किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन के बारे में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान में सबसे प्रमुख कहें, सबसे लंबे समय तक चलने वाला कोई आंदोलन था, तो वो था ये बिजोलिया किसान आंदोलन। अब बात करेंगे बिजोलिया क्या है, बिजोलिया कहाँ पर है और इसके पीछे इसका इतिहास क्या है। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में आता है। उस समय मेवाड़ रियासत में आया करता था। बिजोलिया मेवाड़ रियासत की ऊपरमाल जागीर हुआ करती थी, उसका मुख्य केंद्र था, उसका मुख्य ठिकाना था। बिजोलिया उस समय मेवाड़ में 16 ठिकाने थे, वो 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने हुआ करते थे। उस प्रथम श्रेणी में फर्स्ट ग्रेड में ये बिजोलिया आया करता था, प्रथम श्रेणी में। और बिजोलिया का प्राचीन नाम तो विजयावली और बिजोलिया है, जो बिजोलिया जागीर तो ऊपरमाल है, बिजोलिया ठिकाना, और बिजोलिया ठिकाने का जो पूरी जागीर है उसको ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। और ऊपरमाल विंध्याचल पर्वत का ऊपर उठा हुआ भाग, उसे ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है, और धीरे धीरे ही इस क्षेत्र को ऊपरमाल जागीर से नाम से जाना जाता है। ऊपरमाल जागीर का क्या इतिहास है। ऊपरमाल जागीर है जो आप सोचोगे कि मेवाड़ में है तो ये सिसोदियों की होगी, नहीं, ये ऊपरमाल जागीर परमारों की जागीर थी। तो कैसे, तो बात करते हैं इसके पीछे के राज। 1527 में खानवा का युद्ध होता है, बाबर वर्सेज राणा सांगा की ओर के मध्य युद्ध लड़ा जाता है। राणा सांगा की ओर से इस ऊपरमाल भाई जगनेर, ये मैं परमार की बात कर रहा हूँ, परमार जगनेर के थे, जगनेर भरतपुर में उस स्थान के परमार हैं, जो इस राणा सांगा और बाबर के बीच में जो खानवा का युद्ध होता है 1527 में, उसमें जगनेर के राजा या जगनेर के ठिकानेदार, आपको जागीरदार, जिसका नाम अशोक परमार होता है, अशोक परमार उस युद्ध में भाग लेने जाता है, अच्छी तरह से लड़ता है, और उसकी बदौलत उसको इनाम के रूप में राणा सांगा है जो ये ऊपरमाल जागीर देता है, और ऊपरमाल जागीर है उसके बाद परमारों की जागीर कहा जाने लगी। तो अशोक परमार द्वारा ऊपरमाल जागीर को अशोक परमार को भेंट में मिली थी, और उसका मुख्यालय था, तो वो था बिजोलिया। अब बात करेंगे बिजोलिया। बिजोलिया वर्तमान में आपके भीलवाड़ा जिले में आता है। मैं हर बात बताता हूँ, नोट करते रहिए। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में आता है, और इसका प्राचीन नाम नोट करिए, प्राचीन नाम होता है विजयावली। प्राचीन नाम विजयावली। ये बिजोलिया जो ऊपरमाल जागीर का मुख्य केंद्र या मुख्य केंद्र हुआ करता था बिजोलिया। और ऊपरमाल जागीर की बात आती है तो अपन बात करते हैं 1527 में आपके खानवा का युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है, तो लिखिए, बाबर वर्सेज इधर से मेवाड़ से राणा सांगा। बाबर वर्सेज राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध होता है 1527 में। मैं जब आपको राजस्थान के राजवंश पढ़ाऊंगा उसमें हर युद्ध के बारे में अच्छी तरीके से अपन चर्चा करेंगे। तो 1527 में खानवा का युद्ध होता है बाबर वर्सेज राणा सांगा के बीच में। और जगनेर से, नोट करिए, जगनेर से अशोक परमार हैं जो राणा सांगा की ओर से खानवा के युद्ध में भाग लेते हैं। उसकी बदौलत इसको इनाम भेंट स्वरूप दी जाती है राणा सांगा की ओर से ऊपरमाल जागीर, जिसको अशोक परमार ऊपरमाल जागीर जो अशोक परमार को दी जाती है, और उसका मुख्य केंद्र या मुख्यालय हुआ करता था
बिजोलिया। ऊपरमाल जागीर की बात आती है तो आप नोट करिए, ये विंध्याचल पर्वत का ऊपर उठा हुआ भाग, था, इसलिए इस क्षेत्र को ऊपरमाल के नाम से जाना जाता। ये था बिजोलिया के बारे में थोड़ा बहुत परिचय। किस प्रकार बिजोलिया में आंदोलन होता है उसको लेकर बात करते हैं। बिजोलिया में मेवाड़ रियासत में भू राजस्व लेने का कोई तरीका है, रवैया, जो लाटा, कुंता, एक ये तरीका था, दूसरा था वेगा। इससे किसान परेशान होते हैं, इसके इस तरीकों की, इस रवैयों के विरोध में वो आंदोलन करते हैं। अब आप कहोगे कि ये उस समय था, तो पहले क्या रीति रिवाज था? पहले भू राजस्व लेने का तरीका था, फिक्स किया हुआ था, 2/3 या 2/5 जो भी था, 2/3, 2/3, 1/3, मतलब तीसरा हिस्सा सरकार को देना पड़ता था। और यहाँ पर मेवाड़ सरकार ने कहीं पर तो 50% कर दिया कि 50% जो ठिकाने में दरबार में पहुंचाना है, और तब तो किसान बहुत ही परेशान होंगे। और इसके अलावा और ये सिस्टम निकाल दिया लाटा और कुंता। लाटा जो किसानों के द्वारा फसल का जो इकट्ठे की जाती थी, फसल का जो स्टॉक किया जाता है, उसको देखकर कुंता, यानी आप उसे कह सकते हो अनुमान, ठिकाने से एक आदमी आया करता था, लाटा को देखकर उस पर कुंता लगाया जाता, अनुमान लगाया जाता है कि इतने % आपकी फसल हो गई, उसमें से इतने % हमारे को देनी है। मतलब मान लो आप एक लाटे में 50 क्विंटल हो रही है, तो आप हमें वहां से 25 क्विंटल है जो पहुंचा जाए। तो किसान कहते थे भाई आपने यहाँ अनुमान लगाया है, जो हो सके यही 50 आपने अनुमान लगाया, 35 हो जाए तो हमारी क्या हालत है? आपको 25 पहुंचा दे, 10 पीछे 10 से बचती है, इसमें तो गुजारा करने वाला कोई होता ही नहीं था। दूसरी थी ये बेगार प्रथा, जो किसानों को बिना मजदूरी दिए हुए कुछ भी नहीं देते थे, जिसके कुछ होता नहीं था फसल वगैरह, वो जो ठिकाने में राजस्व नहीं पहुंचा पाते थे, पहुंचाने में समर्थ नहीं थे, उनके लिए बेगार देनी पड़ती थी ठिकाने में, बिना मजदूरी के वहां रहना पड़ता था, काम करना पड़ता था, पीछे भले सब परिवार वाले भाड़ में जाए। तो ये थी बेगार। इसकी वजह से, इस रवैये की वजह से है किसान परेशान होते हैं और राजस्थान में आंदोलन करने को उतर जाते हैं। बिजोलिया में राजस्थान में जो प्रथम आंदोलन होता है, ये बिजोलिया है किसान आंदोलन। आप नोट करिए, बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। इसका एक बार आप काल लिखें तो लिख दे 1857 से 1941 तक। ये बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का नहीं, अपितु भारत का भी नहीं, विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन कहें इसे। अहिंसात्मक व संगठनात्मक आंदोलन का है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। सबसे लंबा, नोट करिए, सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन जो 44 वर्ष तक चलता है। और बिजोलिया के बारे में मैंने परिचय करवा दिया है। बिजोलिया जिसका प्राचीन नाम विजयावली, ऊपरमाल जागीर का मुख्य केंद्र, वर्तमान भीलवाड़ा आया करता था। हाँ, नोट करिए, वर्तमान में भीलवाड़ा में, और मेवाड़ में 16 ठिकाने थे प्रथम श्रेणी के।
फर्स्ट ग्रेड, प्रथम श्रेणी। उन 16 में से ये एक था बिजोलिया। बिजोलिया जो फर्स्ट ग्रेड था, प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। और उस समय भीलवाड़ा में आया करता था। आज वर्तमान में भीलवाड़ा, उस समय मेवाड़ रियासत, मेवाड़ का क्षेत्र जागीर उपरमाल, उसमें आया करता था। उस समय बिजोलिया में आपके नोट करिए 79 गांव थे। बिजोलिया अकेले ठिकाने में 79 गांव थे। और बिजोलिया का भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी थी, पूर्व में आपके कोटा बूंदी, मान लो ये आपका बिजोलिया, और एक साइड में ग्वालियर और कोटा बूंदी, ग्वालियर, मेवाड़, इस प्रकार और चारों साइडों से अच्छे अच्छे रियासतों से ये घिरा हुआ था। इसलिए बिजोलिया के किसानों का आना जाना बहुत ही सरल था। और यहाँ पर 1897 में आंदोलन होता है, तो किस कारण होता है, किसके कठोर रवैये के कारण आंदोलन होता है, उसके बारे में बात करेंगे। बिजोलिया में एक परमार हुआ करते थे, जिस ठिकानेदार, जिसका नाम है परमार केशवदास। के समय बिजोलिया पर मराठा है जो आक्रमण कर देते हैं, और मराठा है मेवाड़ में सबसे पहले टैक्स लेना शुरू करते हैं। तो परमार है जो परमार केशवदास के समय मराठा बिजोलिया पर आक्रमण कर देते हैं। और बिजोलिया में एक जाति रहा करती थी उस समय, किसानों की जाति, जिसका नाम धाकड़ जाति के किसान हैं, जो राव केशवदास। और आप कहोगे ये राव क्या है, तो उपरमाल क्षेत्र में, उपरमाल जागीर में सामंतों को राव बोला करते थे। देखिए, सामंत को राव बोला करते थे। तो परमार राव केशवदास के समय मराठा है जो बिजोलिया पर आक्रमण करते हैं, और वहां पर धाकड़ जाति के किसान रहते थे। राव परमार केशवदास और धाकड़ जाति के किसान दोनों आपस में मिलकर और मराठों का बहुत अच्छा से सामना करते हैं, मराठों को यहाँ से भगा देते हैं। तो आप कहोगे कि कैसे बिजोलिया में किसानों ने आंदोलन किया होगा, इतना राव केशवदास और किसानों के बीच में मध्यस्थता, अच्छी तरह से उनका प्रेम है। तो मैं कहूँगा कि राव केशवदास के समय भी नहीं, राव केशवदास से लगाकर राव आपके नाम आता है गोविंददास तक भी धाकड़ जाति किसान या बिजोलिया के जो किसान थे, उनका राव, जिन्हें सामंत, राव को सामंत कहा करते थे, सामंतों का जो आपस में प्रेम बहुत ही अच्छा था, आपस में वो अच्छे से प्रेम से मिलजुल कर रहा करते थे। और राव गोविंददास की 1897 में जो ही मृत्यु होती है, नया इनके सामंत बनता है, राव बनता है, जिसका नाम आप नोट करिए, जिनका नाम होता है करसन सिंह। करसन सिंह 1897 में नया सामंत बनता है, और इसका जो कठोर रवैया होता है, उसकी वजह से यहाँ पर बिजोलिया में किसान है जो आंदोलन कर बैठते हैं। तो परमार राव केशवदास के समय मराठों ने आक्रमण किया, और वहां में बिजोलिया में एक धाकड़ जाति के किसान रहा करते थे। धाकड़ जाति के किसान और राव केशवदास मिलकर मराठों का सामना करते हैं, मराठा यहाँ से भगा देते हैं। और राव केशवदास से लगाकर राव गोविंददास तक, ये सब ठिकानेदार है, राव गोविंददास तक किसानों के और यहाँ के राव सामंतों के संबंध बहुत अच्छे थे। जो ही राव गोविंददास की मृत्यु होती है, नया सामंत बनता है करसन सिंह। करसन सिंह के समय यहाँ बिजोलिया में किसान आंदोलन होता है। तो क्या कारण? वो कारण भू राजस्व वाला, जो मैंने आपको 1-2 बार बता दिया। भू राजस्व लाटाकुटा बेगार प्रथा, उसके बारे में मैंने बता दिया। 1897 में नया राव बनता है, जिसका नाम नोट करिए, राव करसन सिंह।
और जो ही राव कृष्ण सिंह यहाँ राजा बनता है और बिजोलिया के किसानों पर 84 प्रकार के टैक्स, टाइप ऑफ टैक्स, कितने प्रकार के? 84 प्रकार के यहाँ से कर लगाया करता था। राव कृष्ण सिंह है जो 84 प्रकार के टैक्स लगाया करता था। चौरासी प्रकार के टैक्स, और इनके जो टैक्स है भू राजस्व लेने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया, लाटान, कुंतान प्लस बेगार वाला सिस्टम। इस वजह से इसके विरुद्ध किसान है जो आंदोलन करने को मजबूर हो जाते हैं। अब मैं किसान आंदोलन को शुरू करने से पहले बिजोलिया किसान आंदोलन के जो पूरा टाइम है इसको अपन अध्ययन की दृष्टि में 3 चरणों में बांट कर पढ़े तो थोड़ा एक बहुत ही अच्छा, स्पष्ट और सरल तरीके से पढ़ा जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन को अपन 3 चरणों में बांट कर पढ़े, अध्ययन करें तो अच्छा रहता है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन को 3 चरणों में विभक्त किया जाता है, वो अध्ययन की दृष्टि से। इतिहास में कुछ नहीं है, सिर्फ अध्ययन पढ़ने की दृष्टि से 3 चरणों में बांटा गया। एक आपके प्रथम चरण, जिसकी काल अवधि टाइम होता है 1897 से 1915, ये प्रथम चरण होता है। द्वितीय चरण होता है जिसका काल अवधि टाइम होता है 1916 से 1923 तक, और तृतीय चरण होता है आपके जो 1923 से लगाकर 1941 तक बिजोलिया किसान आंदोलन 41 में खत्म होता है। प्रथम चरण, इस चरण को शुरुआत में जो चीज नोट करा रहा हूं, नोट करते रहिए। स्वर स्फूर्ति वाला कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस चरण में स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है, स्थानीय लोगों द्वारा नेतृत्व किया जाता है। और जो द्वितीय चरण है इसको योग्य नेता मिल जाते हैं, विजय सिंह पथिक जैसे योग्य नेता, योग्य प्लस अनुभवी नेता मिलते हैं, और इस आंदोलन को है जो राष्ट्रव्यापी पर देखा जाता है, राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया जाता है, राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर है जो बहुत ही द्वितीय चरण है जो एक आंदोलन में अपने आप में एक चमकता टाइम होता है। तृतीय चरण है जिसे अपन पराभव का काल कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मतलब जो तृतीय चरण है जो हार की ओर आंदोलन है, धीरे धीरे हार की ओर मुड़ जाता है, पराभव का काल कहते हैं। इसमें कोई खास नेतृत्व मिलता नहीं है नेतृत्व। तो ये है 3 चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तो अपन 3 चरणों में बिजोलिया किसान आंदोलन को पढ़ेंगे। ये अध्ययन की दृष्टि से मैंने 3 चरण बताए, बाकी कोई इतिहास में 3 चरण नहीं है भाई। 3 चरणों में आंदोलन हुआ था वहां पर अध्ययन की दृष्टि। तो प्रथम चरण पढ़ेंगे। प्रथम चरण आप लिखिए 1897 से 1915 तक जो घटनाएं होती हैं वो अपन प्रथम चरण में पढ़ेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हो जाता है। परिचय मैंने वैसे पहले लिखा दिया। बिजोलिया का प्राचीन नाम बीजावाली, वर्तमान भीलवाड़ा आता है। उस समय मेवाड़ रियासत में 16 ठिकाने हुआ करते थे। 16 ठिकानों में 16 ठिकाने जो फर्स्ट ग्रेड प्रथम श्रेणी के ठिकाने हुआ करते थे, उसमें से बिजोलिया एक था। और उपरमाल जागीर अशोक परमार को दी हुई थी और 1527 खानवा युद्ध के बदौलत दी थी। उस पर मुख्य केंद्र बिजोलिया था। इस प्रकार हमने जो बात की वो अब प्रथम चरण में किस प्रकार बिजोलिया किसान आंदोलन शुरुआत होता है, जिसकी सूत्रपात होती है, सूत्रपात या शुरुआत होता है। आप देखिए 1897 में बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है। बिजोलिया में गिरधारीपुरा गांव है। मैंने कहा बिजोलिया ठिकाने 79 गांव थे, उसमें से गिरधारीपुरा गांव होता है। वहां पर गंगाराम धाकड़ जाति के किसान हैं। वो गंगाराम धाकड़ जाति के किसान की मृत्यु होती है। उसकी
मृत्यु भोज के अवसर पर, उसके न्यात के अवसर पर, उसके मौसर के अवसर पर हैं, जो वहाँ की जनता, धाकड़ जाति किसान इकट्ठे होते हैं और जो ये अनेक प्रकार के टैक्स लिए जा रहे थे, भू राजस्व का तो खराब रवैया था, सामंतों का जो अत्याचार था, नया सामंत बनता है राव कृष्ण सिंह, उसका अत्याचार होता है, उसके विरोध में आंदोलन के लिए एक मीटिंग बैठक सभा होती है, वहां से थोड़ा बहुत है आंदोलन का रुख है, आंदोलन का सूत्रपात होता है। 1897 में गांव जिसका नाम है गिरधारीपुरा, हर छोटी छोटी चीज को नोट करते रहना, गिरधारीपुरा गांव में बिजुले किसान आंदोलन की शुरुआत, और कहां पर, धाकड़ जाति का किसान है जिसका नाम है आपके गंगाराम धाकड़, उसकी मृत्यु भोज के अवसर पर धाकड़ जाति के किसान जो इकट्ठे हो जाते हैं, और इसका नेतृत्व करता है साधु सीताराम दास। इस सभा का, इस मीटिंग का नेतृत्व करते हैं साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास इनका नेतृत्व करते हैं। बिजुले किसान आंदोलन के शुरुआती दौर में नेतृत्व साधु सीताराम दास करते हैं, और इन्होंने इस सभा में, इस मीटिंग में डिसीजन लिया कि अपने को मेवाड़ में महाराणा हुआ करते थे उस समय, जिसका नाम फतेह सिंह होता है, अपने को 2 व्यक्ति तय करने हैं और फतेह सिंह के पास भेजने हैं अपनी जो समस्या है, यहाँ पर जो ये रवैया अपना रहे हैं राव कृष्ण सिंह, इनके विरुद्ध अपने को शिकायत करनी है। उसके लिए 2 व्यक्ति तय किए गए, उनके नाम देखिए, 2 व्यक्ति तय किए। एक का नाम होता है आपके नानजी पटेल, दूसरे का नाम आपके नोट के लिए ठाकरी पटेल। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को गिरधारीपुरा से मेवाड़ भेजा जाता है। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से मुलाकात करके वहां अपनी समस्याओं को फतेह सिंह को बताया जाता है। फतेह सिंह को उस बिजोलिया के बारे में अवगत कराया जाता है, लेकिन फतेह सिंह ने जो हाथों को सुनता नहीं है, अनसुनी करके बैठा रहता है। वो ये 2 लोग जो वहां पर 7 महीने तक मेवाड़ में रहते हैं, कितने 7 महीने तक मेवाड़ में रहते हैं, और बाद में उनकी 7 महीनों तक उनकी सुनवाई की गई। और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने बिजोलिया में जो आंदोलन है, बिजोलिया में जो किसान परेशान है, उसको लेकर एक उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए एक व्यक्ति को भेजती है, उसका नाम होता है उनका नाम एक व्यक्ति को भेजा जाता है जिसका नाम आप नोट करिए, हामिद हुसैन। प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि नानजी पटेल, ठाकरी पटेल जब मेवाड़ जाते हैं तो फतेह सिंह द्वारा किस व्यक्ति को बिजोलिया में आंदोलन की जांच के लिए, समाधान समस्याओं को देखने के लिए कौन आता है, उसका व्यक्ति का नाम होता है हामिद हुसैन। हामिद हुसैन यहाँ आता है और पूरी जांच करता है, रिपोर्ट बढ़ाता है। रिपोर्ट में रिपोर्ट आती है जो एकदम किसानों के पक्ष में आती है, किसानों के पक्ष में रिपोर्ट आती है, और इस बात की जानकारी मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को लग जाती है। और फतेह सिंह ने कृष्ण सिंह को कुछ कहा सुधार के लिए, बट ज्यादा सीरियस में नहीं लिया गया। कृष्ण सिंह ने कुछ इस रिपोर्ट के बारे में कुछ ध्यान दिया है नहीं, कुछ किसानों की समस्याओं के बारे में कुछ ध्यान दिया है नहीं, अपने कठोर रुख में रहा, घमंड में रहा। और कृष्ण सिंह उल्टा एक डिसीजन, एक आदेश निकाला कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास मेरी शिकायत के लिए कौन आदमी गए, वो कौन है, तो किसी ने बताया कि वो थे नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, तो उनको बिजोलिया से निष्कासित कर दो, बिजोलिया से बाहर निकाल दो। तो कृष्ण सिंह ने उस रिपोर्ट के बारे में उसको ध्यान दिया ही नहीं, उल्टा है जो कृष्ण सिंह के मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह वो भी इतना ज्यादा प्रेशर, दबाव नहीं डालते हैं। तो यहाँ कृष्ण सिंह के बिजोलिया में हौसले हैं जो बुलंद हो जाते हैं। उल्टा नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, नानजी ठाकरी पटेल को बिजोलिया से वो निष्कासित कर देता है, उनकी आना बंद कर देता है, निष्कासित। देखिए कितना अत्याचार। कोई आवाज उठा
बिजोलिया से बात कर लेते हैं। ये बात 1897 की है। अब यहां पर नेतृत्व करने वाले कौन? साधु सीताराम दास है। उसके साथ दो व्यक्ति और जुड़ जाते हैं। दूसरे का नाम आप नोट करिए, फतेहकरण चारण। और तीसरा आपके व्यक्ति हैं जिसका नाम आप नोट करिए, ब्रह्मादेव। ये तीनों हैं जो यहाँ बिजोलिया में किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं, जगह जगह सभाएं करते हैं, कुछ नया करने के लिए सोचते हैं, बट कोई पॉजिटिव रिजल्ट आता ही नहीं। इधर करशन सिंह है जो कठोर रुख बनाता है। और एक 1899 में आप एक यहाँ पर पूरा राजस्थान में, यहाँ पर नहीं पूरे राजस्थान में छपनिया अकाल पड़ता है। आप कहोगे ये छपनिया अकाल कैसे? 1899 में छपनिया अकाल कैसे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने पहले भी जब एकीकरण पढ़ाया था उसमें बताया था, ये अपना कैलेंडर है, हिंदी कैलेंडर, जिसे विक्रम संवत सन को विक्रम संवत के रूप में लिखते हैं। और ये जो ईस्वी सन है 1899, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार है। ये ईस्वी सन ऐसे बोला करते हैं, इस्लामी कैलेंडर है। इसमें जनवरी फरवरी मार्च वाले महीने आते हैं। अपना है जो विक्रमी संवत है, विक्रमी संवत जो हिंदी कैलेंडर के अंतर्गत हिंदू कैलेंडर का है, तो इसमें अपने महीने आते हैं चैत वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो आश्वज कार्तिक मार्गशीर्ष माघ फाल्गुन, ये महीने आते हैं तो विक्रम से। तो इसी सन से ग्रेगोरियन कैलेंडर से अपना हिंदू कैलेंडर है जो आपके याद रखिए आज से 57 ईयर आगे चलता है, 57 साल आगे चलता है। कितने? 57 साल। तो 1899 प्लस 57 कितने होते हैं? तो आप कहोगे 1956। इसलिए विक्रमी संवत में ये 1956 का साल था और ईस्वी सन में 1899 का साल था। तो छपनिया अकाल, और बाद में अपने राजस्थान में 56 आंकड़े को अशुभ माने जाने लगा। तो छपनिया अकाल पड़ता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार 1956 में, और ईस्वी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1899 में पड़ता है। छपनिया अकाल में क्या होता है, यहाँ पर पूरे राजस्थान में जो राजा ठिकानेदार जागीरदार हैं जो किसानों के प्रति अपना कुछ कठोर रुख है जो यूज करते हैं, थोड़ा बहुत है, किसानों का हेल्प करते हैं, किसानों के प्रति हैं जो थोड़ा बहुत समझ अच्छे करते हैं। यहाँ पर थोड़े बहुत संबंध हैं जो 1899 में कुछ सुधार किए। किसने? करशन सिंह ने। करशन सिंह वो जो 84 प्रकार के टैक्स लगाता है बिजोलिया पर, लेकिन इसने तो सुधार कर दिए, आदेश कर दिए योजनाओं के, बट करशन सिंह के जो अधिकारी थे, ठिकाने जो कर्मचारी थे, वो जो मतलब किसानों तक इस लाभ योजनाओं का फायदा नहीं जाने दिए। तो 1903 में करशन सिंह एक किसानों पर और जुर्म लगा के बैठ जाते हैं। 1903 में करशन सिंह ने नया कर लगाया, नया कर जिसका नाम होता है चौरी कर। क्या है? चौरी कर, जो जिसकी राशि 5 रुपये होती है। क्या है चौरी कर, आप पूछोगे। 1903 में राव कृष्ण सिंह द्वारा बिजोलिया में चौरी कर लगाया जाता है। चौरी कर मतलब किसान के घर में चौरी मंडेगी। चौरी कब मंडेगी? जब लड़की की शादी होगी। तो हर लड़की की शादी पर ठिकानेदार को एक किसान के द्वारा 5 रुपये पहुँचाएं। उस समय 1903 में 5 रुपये अपने आप में बड़ी बात थी। ये किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा करने वाली बात है, बहुत ही उलझन वाली बात है। 5 रुपये देने और 84 प्रकार के टैक्स देने हैं, और वो राजस्व लेने का जो तरीका है बहुत ही कठोर है। उससे तो किसान बहुत ही परेशान हो जाते हैं इस चौरी कर से।
और किसान हैं जो बिजोलिया से आगे वहां चले जाते हैं ग्वालियर की ओर। नोट करते रहिए हर चीज को। ग्वालियर की ओर चले जाते हैं, वहां रहने लग जाते हैं बिजोलिया छोड़कर। और इस चौरीकर से परेशान होकर चौरीकर जो राव कृष्ण सिंह द्वारा 1903 में लगाया गया, जिसमें राशि कितनी तय की गई थी, 5 रुपया हर चौरी पर। हर लड़की की शादी पर लड़की के बाप को 5 रुपये देने पड़ते थे ठिकानेदार को। तीन में चौरीकर 5 रुपया। और यहाँ से किसान हैं जो आगे आपके नोट कर दिया होगा आपने, नहीं किया भी करें। ग्वालियर चले जाते हैं, वहां थोड़े टाइम के लिए रहते हैं। और किसान है जो बहुत ही परेशान हो जाते हैं, उधर अब उनको कौन सामान दे। तो किसान राव कृष्ण सिंह के पास जाते हैं इन अपने। देखिए इस चौरीकर की वजह से बिजोलिया में हैं जो आपके 200 लड़कियां कुंवारी रोज जाती हैं। क्यों? रहने का कारण किसानों के पास अपना घर चलाने के लिए खर्चा नहीं, ऊपर से लड़कियों की शादी करनी है वगैरह, उनको देश वगैरह देना है, वो तो खैर वो तो अलग ही बात है। लेकिन शादी करे तो 5 रुपये तो एक अकेले जागीरदार को लौटाने, ये तो बहुत ही बड़ी समस्या थी। तो इस वजह से किसानों की लड़कियों की शादी नहीं हुई। 200 लड़कियां हैं जो कुंवारी रह जाती हैं, और 200 लड़कियों को बिजोलिया के किसान लेकर कृष्ण सिंह के पास जाते हैं। लेकिन कृष्ण सिंह नहीं मानते, कृष्ण सिंह मानते नहीं हैं। और कहा जाता है, और आज तक भगवान भी साक्षी है, अन्याय अनिति और अत्याचार का उम्र बहुत ही कम होती है, अनिति और अन्याय बहुत कम चलता है। काश होता क्या है, 1903 में ये लगाता है टैक्स, 1905 में कृष्ण सिंह की फौत हो जाते हैं, कृष्ण सिंह जी फौत हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। नोट करिए 1905 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। और किसान एक बार खुश हो जाते हैं, अत्याचारी बेहरामी ठिकानेदार तो मर चुका, अब उन नए ठिकानेदार की कुछ ये उम्मीदें लगाकर बैठेंगे, काश राव केशवदास राव गोविंददास जैसा आ जाए तो अपना रहना थोड़ा आसान हो जाए। होता क्या है, इसके एक कृष्ण सिंह के गोद लिया हुआ था पुत्र, जो भी जगनेर का गोद लिया हुआ व्यक्ति था जिसका नाम पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह 1905-06 में, नोट करिए 1905-06 में नया बिजोलिया का ठिकानेदार बनता है, राव बनता है, सामंत बनता है। पृथ्वी सिंह ये जगनेर का था, मैंने बात बताया अशोक परमार भी जगनेर का था, वो आया था, वो परमार जागीर उसको भेंट हुई, वही जगनेर। पृथ्वी सिंह 5-6 में नया यहाँ पर बिजोलिया में आपकी नया सामंत बनता है। नोट करिए नया राव बनता है 1905-06 में। कौन बनता है? पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह बनते ही किसानों में कुछ खुशी से महसूस हुआ कि अपने को कुछ सहायता करेंगे या कुछ न कुछ नया कुछ करेंगे, पहले वाला सिस्टम जो चल रहा है उसको कम किया जाए। बट होता क्या है, इसका उल्टा, किसानों के साथ बहुत ही कृष्ण सिंह से भी ज्यादा अत्याचार शुरू हो जाते हैं किसानों पर। 1905-06 में राव पृथ्वी सिंह नया सामंत बनता है। 1905-06 में नया आपके राव कौन बनता है, सामंत कौन बनता है, तो नोट करते रहिए, जिसका नाम होता है राव पृथ्वी सिंह, जो जगनेर का हुआ करता था, राव पृथ्वी सिंह। राव पृथ्वी सिंह नया सामंत बनता है और वो बनते ही किसानों पर नया टैक्स लगाता है। देखिए देखिए कितना यहाँ पर अजीब सा हो रहा है, किसानों के साथ बहुत ही अत्याचार। नया वो टैक्स लगाता है जिसका नाम होता है उत्तराधिकारी कर, या इसे तलवार बंधाई कर कहते हैं। तलवार बंधाई कर मतलब नया सामंत नया राव बनता था, उस समय उसके कटारी तलवार बांधी जाती थी। उस तलवार बांधने के लिए भी राव हैं जो किसानों से आपके कर लिया करते थे।
अब देखिए ये कब लगाया जाता है, 1906 में। नोट करिए 1906 में उत्तराधिकारी या तलवार बंदी कर बिजोलिया पर थोपा जाता है, बिजोलिया के किसानों पर। उत्तराधिकारी कर बोलो या तलवार बंदी कर, एक ही चीज है, दो नाम है। अब किसान बहुत ही परेशान, और पृथ्वी सिंह है जो बहुत ही कठोर, कृष्ण सिंह से भी कठोर रवैये का, वो आता है और यहाँ पर देखता है कि आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं। तो नेतृत्व करने के लिए अपने को ध्यान है, 2-3 नाम आते हैं आपके, सीताराम, साधु सीताराम दास, साधु सीताराम। दूसरे का नाम आपको याद है, फतेहकरण सारण। तीसरा आपके ब्रह्मादेव। साधु सीताराम दास उस समय ठिकाने में पुस्तकालय में नौकरी किया करते थे। पुस्तकालय में नौकरी किया करते थे, और नौकरी से साधु सीताराम दास को नौकरी से मुक्त कर दिया जाता है, नौकरी से निलंबित किया जाता है, नौकरी से आप नोट करिए मुक्त किया जाता है, बाहर किया जाता है। पर इन दोनों व्यक्तियों को, 2 व्यक्तियों को, ब्रह्मादेव और फतेहकरण सारण को बिजोलिया आने से मना कर देते हैं, उन्हें बिजोलिया से निष्कासित कर देते हैं, बिजोलिया से निष्कासित कर देते हैं, बिजोलिया आने के लिए उन्हें मना कर देते हैं। देखिए आते नया कर तलवार बंदी या उत्तराधिकारी कर, और उल्टा जो यहाँ पर नेता है उनको, एक को साधु सीताराम दास पुस्तकालय में नौकरी कर रहे थे, उन्हें यहाँ से हटा दिया जाता है नौकरी से, और दोनों को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया जाता है। और देखिए साधु सीताराम बहुत ही परेशान हो जाते हैं, फिर भी हार नहीं मानते हैं, आंदोलन जारी रखते हैं। और उल्टा क्या होता है, 1914 में, मैंने पहले भी लाइन बोली कि अन्याय और अनैति की उम्र नहीं होती, और उल्टा 1914 में पृथ्वी सिंह जी की पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है, और इनका पुत्र होता है जिसका नाम होता है केसरी सिंह, केसरी सिंह, राव केसरी सिंह, जिसकी मात्र उम्र होती है मात्र 11 वर्ष, 11 ईयर्स जिसकी उम्र होती है। वो अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक था, अल्पसंख्यक नाम आ रहा, वो था उम्र में अल्पवयस्क, राजा के लायक नहीं था, कम से कम 18 उम्र तो हो, अल्पवयस्क था। पृथ्वी सिंह का पुत्र केसरी सिंह, पृथ्वी सिंह की मृत्यु जाती 14 में, और यहाँ पर अब राजा किसे, ठिकानेदार किसे बनाया गया, केसरी सिंह को, जिसकी उम्र है 11 वर्ष। तो मेवाड़ सरकार द्वारा, राजा तो इसको बनाया गया, लेकिन मेवाड़ सरकार ने क्या किया, इसके बिजोलिया में एक प्रशासक नियुक्त किया, इसकी देखरेख की, मतलब बिजोलिया ठिकाने में पूरा काम चलाने के लिए शासक तो वैसे केसरी सिंह है, इसका मतलब मुख्य आदमी, देखने वाला, हर काम देखने वाला प्रशासक नियुक्त किया, जिसका नाम होता है आपके अमर सिंह राणावत। अमर सिंह राणावत को केसरी सिंह का प्रशासक नियुक्त किया जाता है मेवाड़ सरकार द्वारा। और अमर सिंह राणावत हैं, इसके बारे में बात करें तो इसका थोड़ा रवैया, इसका संबंध किसानों के प्रति अच्छा था, इनकी हर बात है जो किसानों के पक्ष में किया करते थे। बट जो पृथ्वी सिंह का, जो इनके कर्मचारी थे ठिकाने में, जो कार्यरत थे आदमी, वो है जो इसकी बात मानते नहीं थे, किसानों के अत्याचार करते थे। अब ये बंदा प्रशासक था, ये अच्छा था किसानों के प्रति, लेकिन कर्मचारी है वर्ग है, वो किसानों तक फायदा नहीं जाने देते थे, और किसानों के फायदे की बात करने नहीं देते। अब साधु सीताराम दास बहुत परेशान हो जाते हैं, इधर उधर भटकते हुए। उसने एक प्लान बनाया कि काश अच्छे व्यक्ति को यहाँ लाकर, ऐसे व्यक्ति को लाऊं तो वो भी एक राव को नहीं, महाराणा को, क्या अंग्रेजी पूरी सरकार को झुका दे, हमारे किसानों के बारे में कुछ बातें करें, जीत हो जाए।
अत्याचार को कम करें, इसके लिए साधु सीताराम दास है जो व्यक्ति को खोजते हैं। उस व्यक्ति का नाम होता है भूप सिंह, जो अपने इतिहास में पढ़ते हैं, जिसका नाम विजय सिंह पथिक। उसका प्राचीन बचपन का नाम भूप सिंह था और बाद में वो क्या है अंडरग्राउंड कहीं रहते थे। और उसकी कहानी में आपको जब प्रमुख व्यक्ति तो पढ़ेंगे उसमें बारे में, उस समय इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। जो भूप सिंह का वास्तविक नाम भूप सिंह था, उसका दूसरा नाम है विजय सिंह पथिक, जो इतिहास में अपन विजय सिंह पथिक के नाम से पढ़ते हैं। तो साधु सीताराम दास हैं जो विजय सिंह पथिक को खोजने के लिए जाते हैं। और विजय सिंह पथिक उस समय राजस्थान आए हुए थे। चित्तौड़ में ओछड़ी स्थान पर एक विद्या प्रचारणी सभा संस्थान चलाया करते थे। उनका टारगेट क्या था? विद्या प्रचारणी सभा संस्थान का किसानों में ज़्यादा से ज़्यादा जन जागृति लाने का काम किया करते थे विजय सिंह पथिक। वो क्यों आए थे राजस्थान, उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो विजय सिंह पथिक के बारे में परिचय की बात करें तो विजय सिंह पथिक का परिचय 1882 उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुठावली गांव में विजय सिंह पथिक जन्मे और जिनका वास्तविक नाम भूप सिंह था। वो 1907 में सचिन सान्याल जो शस्त्र क्रांति के प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे, शस्त्र क्रांति जो 1915 में शस्त्र क्रांति का जो योजना क्रियान्वित होती है, तो 1907 में सचिंद्र सान्याल के संपर्क में आ जाते हैं विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक को सचिन सान्याल द्वारा राजस्थान भेजा जाता है। खरवा के ठाकुर होते हैं गोपाल सिंह, उनके पास धन सहायता के लिए कुछ सहायतार्थ के लिए यहाँ राजस्थान में भेजा जाता है। और राजस्थान आते ही अंग्रेजी सरकार द्वारा उन्हें टोडगढ़ जो अजमेर में किला है, टोडगढ़ में उसे कैद किया जाता है और वहाँ पर उन्हें बंद किया जाता है। और वहाँ से वो भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। फरार होकर अपने इधर चित्तौड़ में आता है। ओछड़ी नाम में विद्या प्रचारणी सभा संस्थान चलाया करते थे। तो साधु सीताराम दास उस विद्या प्रचारणी सभा संस्थान में जाते हैं और सभा का वार्षिक आयोजन हो रहा था। सभा में वार्षिक बैठक थी, उसमें साधु सीताराम भाग लेते हैं और बातें सुनते हैं किसानों में जन जागृति की। और वो सब अपने बिजुलिया की बातें भी विजय सिंह पथिक को बताते हैं। और विजय सिंह पथिक इसके बारे में काम कर रहे थे जन जागृति का। और विजय सिंह पथिक के जो साधु सीताराम दास के आग्रह निवेदन करने पर वो बिजुलिया आ जाते हैं 1916 में। और आते ही बिजुलिया में नए नए संगठन बनाते हैं और किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। विजय सिंह पथिक जिन्होंने राजस्थान में 2-3 अखबार निकाले, जिसका नाम होता है राजस्थान नवीन केसरी राजस्थान, जो वर्धा से निकाला गया था। और पथिक विजय सिंह पथिक जो राजस्थान में किसानों के जनक कहे जाने वाले किसान आंदोलन के जनक। और इस प्रकार विजय सिंह पथिक के बारे में अपन बात करेंगे और हर बात को नोट करेंगे। आपके विजय सिंह पथिक जिनका वास्तविक नाम नोट करते रहिए, जिनका वास्तविक नाम होता है आपके भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह और इनका जन्म 18 मार्च 1882 में उत्तर प्रदेश के शहर बुलंदशहर में गांव होता है गुठावली गांव में जन्मे 1882 में। और वो नोट करिए 1907 में एक आपके सचिन सान्याल नाम के व्यक्ति हैं, उनके संपर्क में आ जाते हैं। नोट करते रहिए, संपर्क में आते हैं। और उनका टारगेट था 1915 में सशस्त्र क्रांति करने का। सशस्त्र क्रांति कब करना था? 1915 में। सशस्त्र क्रांति की योजना को बनाने के लिए, योजना क्रियान्वित करने के लिए विजय सिंह पथिक को राजस्थान भेजा जाता है। राजस्थान में किसके पास? तो लिखिए खरवा के ठाकुर, जिनका नाम होता है गोपाल सिंह के पास विजय सिंह पथिक को भेजा जाता है। और वो आते हैं और आते ही अंग्रेजी सरकार इन्हें
1915 की बात है। अजमेर में इसे पहले लिखिए टोडगढ़। टोडगढ़ अजमेर में इन्हें कैद किया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और ये वहां से फरार हो जाते हैं। फरार होकर ओछड़ी चित्तौड़ में आपके एक विधा प्रचारणी सभा नाम से एक संस्थान चलाया करते थे। नोट करिए, विधा प्रचारिणी सभा नाम से एक संस्थान चलाया करते थे। और इस सभा के वार्षिक आयोजन में, वार्षिक बैठक में अपने बिजोलिया से जाते हैं साधु सीताराम दास जाते हैं और ये निवेदन करते हैं विजय सिंह पथिक से निवेदन। और विजय सिंह पथिक जो आ जाते हैं बिजोलिया में किसान आंदोलन करने। विजय सिंह पथिक जिन्होंने राजस्थान में कई संघ बनाए, राजस्थान संघ सेवा, राजस्थान मध्य भारत सेवा, राजस्थान मध्य भारत संघ। और आपके नए नए अखबार निकाले जिनका नाम होता है नवीन राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी और अनेक प्रकार के अखबार निकालते हैं। उसके बारे में अपन आगे विस्तार से बात करेंगे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं और प्रथम चरण पूरा होता है 1914 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और नया कौन बनता है? केसरी सिंह। और अपन आगे पढ़ते हैं द्वितीय चरण, जिसमें विजय सिंह पथिक हैं जो बिजोलिया की किसान आंदोलन में सम्मिलित हो जाते हैं। द्वितीय चरण, इसका काल अवधि लिखें तो लिख देते हैं 1915 लिखे 16 1915 से 1923 तक ये चलता है। इसमें विजय सिंह पथिक है जो शामिल होते हैं। पथिक का एंटर होता है, शामिल हो जाते हैं। विजय सिंह पथिक जो है इस आंदोलन में सम्मिलित होते हैं। होते ही यहाँ पर बिजोलिया में नए नए संगठन बनाते हैं। संगठनों के बारे में अपन बात करेंगे कि बिजोलिया में एक बिजोलिया किसान पंचायत बनाई किसानों की, और एक केंद्रीय समिति बनाई, ऊपरमाल पंच बोर्ड के नाम से जानते हैं। और युवाओं के लिए एक समिति बनाई जिसका नाम होता है ऊपरमाल सेवा समिति। और ऊपरमाल सेवा समिति ने बिजोलिया में डंके नामक पर्चे बांटे किसान आंदोलन को लेकर। आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए डंके नामक पर्चे बांटे। और 16 में विजय सिंह पथिक है जो बिजोलिया किसान आंदोलन में सम्मिलित हो जाते हैं। पथिक शामिल होते हैं। नोट करिए 1916 में विजय सिंह पथिक है जो बिजोलिया किसान आंदोलन में सम्मिलित हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। आते ही अनेक प्रकार के संगठन बनाए। संगठन के आप नाम नोट करिए। बिजोलिया आए, बिजोलिया आते ही बिजोलिया किसान पंचायत बनाई और एक केंद्रीय समिति बनाई, समिति जिसका नाम होता है ऊपरमाल पंच बोर्ड। ऊपरमाल पंच बोर्ड, और ऊपरमाल पंच बोर्ड में सरपंच पद सृजित किया गया और उसमें
सरपंच बनाया गया। तो सरपंच का नाम आप नोट करिए, मुन्ना पटेल को ऊपरमाल पंचकोट का सरपंच बनाया जाता है। और एक युवाओं के लिए एक सेवा, युवाओं के लिए एक संगठन बनाया, युवाओं के लिए संगठन बनाया जिसका नाम होता है ऊपरमाल सेवा समिति, जो युवाओं का संगठन होता है। और इस ऊपरमाल सेवा संगठन ने, समिति ने बिजोलिया में, आपके बिजोलिया ऊपरमाल सेवा समिति ने बिजोलिया में डंके नामक पर्चे बांटे। पर्चियों का नाम क्या है? डंके नामक पर्चे बांटे और आंदोलन का वो प्रचार प्रसार करते हैं। और पथिक जी जुड़ जाते हैं 16 में। हर चीज आप नोट करते रहिए। और इधर बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध होता है। प्रथम विश्व युद्ध जिसका कार्यकाल 1914 से 1918 होता है। 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध। और बात है 1916 में मेवाड़ सरकार ने हर किसान पर प्रथम विश्व युद्ध के लिए चंदा इकट्ठा किया। चंदे में राशि तय की, हर किसान हर हल पर 10 रुपए वसूलना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसान से चंदा इकट्ठा किया गया। चंदे में कितनी राशि तय की गई? 10 रुपया प्रति हल प्रति किसान। मतलब जो भी हल जोतेगा प्रति हल से 10 रुपये स्टॉक करने हैं। ये जागीरदार और राजा महाराणा ने तय किए। प्रति हल किसान, प्रति किसान पर प्रति जो भी हल जोतेगा उस हल के हिसाब से चंदा 10 रुपये देना होगा। ये किसके लिए? प्रथम विश्व युद्ध के लिए। अब ये सब देखकर विजय सिंह पथिक से नहीं रहा गया। देखा कि इतने तो पहले से अत्याचार हैं, सौरी कर, तलवार बंधाई कर और 84 प्रकार के कर तो वैसे ही है, और एक नया कर वो भी 10 रुपया। तो 1916-17 में 10 रुपये अपने आप में एक बड़ी राशि थी हर किसान के पास होना, और वो भी बिना मतलब के ठिकाने को देना कहाँ तक उचित। तो ये प्रथम विश्व युद्ध के चंदे के विरुद्ध में और विजय सिंह पथिक जो भड़क उठते हैं वो किसानों को कहते हैं अपने को इस युद्ध का, प्रथम विश्व युद्ध का जो चंदा है बिल्कुल नहीं देना है, और खेती करनी आप बंद कर लो, जमीनों में खेती वगैरह हर प्रकार टैक्स करना बंद करो। अपन आंदोलन करते हैं और आंदोलन वो दोबारा बिजोलिया में आपके 1917 में गांव है बिजोलिया में बेरिसाल नाम से विजय सिंह पथिक 1917 जिस दिन था अमावस्या, वो अमावस्या कौन सी? आपके बाद हरियाली अमावस्या के दिन 1917 में बेरिसाल नामक गांव से विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में बिजोली में किसान आंदोलन हो जाता है। और विजय सिंह पथिक के इस आंदोलन को आगे भी बढ़ाते हैं, अन्य संगठनों के साथ जोड़ते हैं। अन्य संगठन कौन सी? राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान मध्य भारत संघ, और आपके एक हो रहा था 1919 में, अपने को याद है 1919 में अमृतसर जो कांग्रेस का एक महान अधिवेशन हो रहा था 1919 में अमृतसर पंजाब में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। उसमें भी बिजोलिया आंदोलन को मतलब उसमें शामिल करना था, उसमें एक प्रस्ताव रखता था विजय सिंह पथिक के द्वारा। तो विजय सिंह पथिक ने एक प्लान बनाया कि अपने को बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए प्रस्ताव रखना है अमृतसर में 1919 का जो कांग्रेस अधिवेशन हो रहा है उसमें। तो इसके समर्थन में बाल गंगाधर तिलक भी उतर जाते हैं कि हाँ अपने को रखना चाहिए, इतना यहाँ पर अत्याचार है, और केलकर भी इनका साथ देते हैं। बट 2 व्यक्ति होते हैं जो प्रस्ताव रखने से मना कर देते हैं। वो व्यक्ति कौन? एक होता है आपके महात्मा गांधी, दूसरा होता है मदन मोहन मालवीय। तो विजय सिंह पथिक ने इस बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रस्ताव रख रहे थे अमृतसर अधिवेशन में, तो नोट करिए अमृतसर कांग्रेस अमृतसर अधिवेशन 1919 में कांग्रेस का जो आपके अमृतसर में, अमृतसर कहाँ? पंजाब में, जो कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था
उसमें इस आंदोलन के लिए प्रस्ताव रखने की बात करते हैं, योजना बनाते हैं विजय सिंह पथिक। और पथिक के समर्थन में कौन आते हैं? बाल गंगाधर तिलक, और एक और इनका सपोर्ट करने के लिए आते हैं जिनका नाम होता है केलकर। ये तीनों तैयार हो जाते हैं प्रस्ताव को लेकर, और बट इनका जो मना करते हैं, नहीं अपने को इतने बड़े अधिवेशन में अपनी इस बिजुलिया छोटा ही किसान आंदोलन है इसको प्रस्ताव में नहीं रखना है। तो उसके मना के लिए जो कौन मना करते हैं? महात्मा गांधी। और आपके दूसरा व्यक्ति है मदन मोहन मालवीय। कुछ नहीं बनता है। 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय और पथिक जी और तिलक और केलकर जो प्रस्ताव रखते थे उसका विरोध कौन करता है? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय। और महात्मा गांधी ने यह भी कहा कि प्रस्ताव अपने को नहीं रखना है, मैं आपके साथ हूँ। अपन है जो मदन मोहन मालवीय को मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास भेजेंगे। अपन राजस्थान की बात है, ये तो भारत का राष्ट्रीय अधिवेशन है, तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास भेजेंगे। और बाकायदा मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास मदन मोहन मालवीय को भेजा गया, बट कोई उसकी सुनवाई हुई नहीं। अब देखिए, और कांग्रेस वाला जो अमृतसर अधिवेशन है वो हो ही जाता है, संपूर्ण हो जाता है। फिर दूसरा एक अधिवेशन होता है 1920 में, एक साल बाद कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। लिखिए, दूसरा अधिवेशन जिसका नाम होता है नागपुर। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। 1920 में दूसरा नागपुर अधिवेशन होता है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो नागपुर में होता है। उसमें भी विजय सिंह पथिक, तिलक वगैरह जो सब इस बिजुलिया किसान आंदोलन के प्रस्ताव को लेकर या आंदोलन की बात को उस अधिवेशन में करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर महात्मा गांधी को वैसे मात पड़ी, वो मदन मोहन मालवीय को फतेह सिंह के पास भेजा, बट फतेह सिंह ने कोई पॉजिटिव जवाब दिया नहीं। अब दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, उसमें महात्मा गांधी खुद किसानों के पक्ष में बात करते हैं और तैयार हो जाते हैं महात्मा गांधी। और इधर से बिजुलिया से विजय सिंह पथिक है, जो विजय सिंह पथिक ये सोचता था कि महात्मा गांधी और हम विजय सिंह पथिक नेता लोग हमारी माने या नहीं माने, बिजुलिया से दो तीन किसान तो मंगाए, कहीं इन किसानों की जरूरत पड़ी तो अभी इनको हाजिर तो करेंगे उस अधिवेशन में। तो बिजुलिया से 3 किसान मंगाए जाते हैं नागपुर अधिवेशन में। आपके एक का नाम होता है कालू जी, किसानों के नाम याद रखिए, कौन जाता है नागपुर अधिवेशन बिजुलिया से, जो विजय सिंह पथिक द्वारा मंगाए जाते हैं। एक का होता है कालू जी, दूसरे का नाम होता है गोकुल जी, और तीसरे का नाम होता है आपके गोविंद जी। ये 3 किसान जो बिजुलिया से नागपुर अधिवेशन जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है उसमें भाग लेने के लिए जाते हैं। इसको विजय सिंह पथिक है जो नागपुर बुलाता है, और महात्मा गांधी भी इस में समर्थन में आ जाते हैं। और यहाँ पर मोरारजी देसाई, महात्मा गांधी के आदमी हुआ करते थे मोरारजी देसाई को मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा, बट कोई रेस्पॉन्स तो मिलता नहीं है। लेकिन जांच कमेटी कुछ बिठाई जाती है। अब ये सब कुछ होने के बाद जो ही अमृतसर वाला अधिवेशन हुआ 1919 में, उसमें कुछ बात चली और महात्मा गांधी से मदन मोहन मालवीय को मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा गया। तो मेवाड़ सरकार ने एक जांच आयोग भेजा, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा पहले बता रहा था, 1919 में बात थी, पर कुछ नहीं। 1919 में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने एक जांच आयोग भेजा जिस बिजुलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए, जिसका नाम होता है बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग जो मेवाड़ सरकार द्वारा बिजुलिया भेजा जाता है, जो 19 में आता है, 1919 में, जिसमें 2 व्यक्ति होते हैं जिसका नाम नोट करिए। एक का नाम होता है आपके अमर सिंह और दूसरे का नाम होता है अफजल अली। ये 2 व्यक्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग में आते हैं
और ये एक ही जांच आयोग नहीं मेवाड़ सरकार द्वारा भेजा जाता है, बाकायदा 2 जांच आयोग भेजे जाते हैं मेवाड़ सरकार द्वारा। दूसरे जांच आयोग में आपके व्यक्ति आते हैं राज सिंह बेदला, मोहन सिंह मेहता, ये तखत सिंह, यार सॉरी तखत सिंह मेहता, और ये 2 व्यक्ति आते हैं दूसरे जांच आयोग में, महाराज सिंह बेदला और तखत सिंह मेहता। और पहला जांच आयोग बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग के नाम से जाना, जिसमें 2 व्यक्ति आते हैं। इन्होंने भी किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी, बट मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने इसे स्वीकार नहीं किया, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिया, किसानों के बारे में कोई बात नहीं की। तो विजय सिंह पथिक जो अब अधिवेशनों में भी इस बात को रखा, बिजोलिया वाले किसान आंदोलन, देखिए किसान आंदोलन अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट, जो बिजोलिया में नहीं, राजस्थान में ही नहीं, भारत में भी बिजोलिया किसान आंदोलन के पलका पड़े। तो विजय सिंह पथिक ने और काम किया, इस आंदोलन को और राष्ट्रीय स्तर पर आगे लाया गया, राष्ट्रीय स्तर पर इसको व्यापक रूप दिया। राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए इसने जो यहाँ से समाचार पत्र निकला करते थे उसमें इसका प्रचार प्रसार किया। और कौन कौन से समाचार पत्र, एक कानपुर से समाचार पत्र निकला करता था जिसका नाम होता है आपके प्रताप समाचार पत्र, जो किसका था, वो नाम है, बंदे का नाम याद रखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी, बंदे का नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी, जिसका समाचार पत्र है प्रताप, जो कानपुर से निकला करता था। उसमें बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में न्यूज छपाई विजय सिंह पथिक द्वारा, राष्ट्रीय स्तर पर पथिक द्वारा समाचार पत्रों में बिजोलिया किसान आंदोलन को छापा गया। और एक आपके मराठा एक आपके प्रयाग कानपुर से प्रताप समाचार पत्र, प्रताप समाचार पत्र, और महाराष्ट्र से मराठा समाचार पत्र, आपके नवीन राजस्थान समाचार पत्र में भी न्यूज छापी। केसरी राजस्थान, नवीन राजस्थान कहाँ से, अजमेर से अखबार आया करता था। रामनंद चौधरी और पथिक सिंह के, विजय सिंह पथिक के संपादक इनके यही थे, विजय सिंह पथिक। केसरी राजस्थान केसरी राजस्थान जो वर्धा से निकला करता था। और आपके तरुण राजस्थान, ये भी अजमेर से, इनके संपादक विजय सिंह पथिक। नवीन राजस्थान, केसरी राजस्थान, तरुण राजस्थान, नवीन है जो अजमेर से निकला करता था, केसरी है जो वर्धा से निकला करता था, तरुण है जो अजमेर से निकला करता था, कानपुर है जो कानपुर से अखबार निकला करता था, प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा। एक आपके मराठा से, शायद मैं भूलता हूँ, मराठा से आपके अभ्युदय समाचार पत्र, जिसके संपादक शायद तिलक होते हैं, कोई करेक्शन अगर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इन सभी समाचार पत्रों में विजय सिंह पथिक ने न्यूज है जो बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में अखबार को भर दिया। अब बिजोलिया किसान आंदोलन है, हर अखबार में, हर न्यूज में छपा, हेडलाइनों में, अखबारों में सबसे ऊपर बिजोलिया किसान आंदोलन है, जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहुंच हो जाती है। तब सरकार, अंग्रेजी सरकार की आंखें होती है, अंग्रेजी सरकार है जो जांच कमेटी बिठाती है। जांच कमेटी सन 1922 में बिठाई जाती है। सन 1922 में जांच कमेटी बिठाई जाती है अंग्रेजी सरकार द्वारा।
1922 में जांच कमेटी 1922 में जांच कमेटी बिठाई जाती है अंग्रेजी सरकार द्वारा। अंग्रेजी सरकार द्वारा जांच कमेटी बिठाई जाती है, जिसमें देखिए अब यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी होते थे। यहाँ पर एजीजी खुद होता है, पीए होता है, अंग्रेजी सरकार की ओर से 1922 में जांच कमेटी बिठाई गई। उस जांच कमेटी में अंग्रेजों की ओर से कौन व्यक्ति, तो नोट करिए, एजीजी जिनका नाम होता है रॉबर्ट हॉलैंड होता है, और आपके एक पीए होता है जिनका नाम होता है विल्किंस, और आपके यहाँ से सचिव हुआ करता था जिसका नाम होता है आलगुई नाम होता है, और आपके नाम होता है प्रभाष चंद्र चटर्जी उस जांच कमेटी में भी बैठते हैं। वो होते हैं आपके शायर हाकिम थे। ये सब व्यक्ति हैं जो इस कमेटी में बैठते हैं। और किसानों की ओर से सामने कौन बैठते हैं, किसानों की ओर से व्यक्ति कौन है जो समझौते के लिए जाते हैं और अपनी जो मांगे हैं जो उनको बताते हैं, वो होते हैं आपके किसानों के से सरपंच मुन्ना पटेल नहीं होता है, अब यहाँ पर सरपंच मोतीराम होता है, और आपके एक होता है आपके राम नारायण चौधरी होता है, मोतीराम, सरपंच मोतीराम, राम नारायण चौधरी, और आपके एक साइड ठाकरे नाम दिए, ऐसा कुछ व्यक्ति जो मतलब 3 व्यक्ति जो किसानों की ओर बैठते हैं। अंग्रेज सरकार से ये व्यक्ति बैठते हैं, एजीजी खुद, रॉबर्ट हॉलैंड, पीए विल्किंसन, सचिव आगलुई, और शायर हाकिम थे प्रभाष चंद्र चटर्जी इस जांच कमेटी में बैठते हैं। और जांच कमेटी ने और सब यहाँ पर क्या ऐसा बाकायदा रिपोर्ट आई थी, तो किसानों के पक्ष में आएगी, तो किसानों के पक्ष में अच्छी से अच्छी रिपोर्ट आई। और वो क्या आती है रिपोर्ट, 84 में से किसानों के पक्ष में रिपोर्ट आई। देखिए किसानों के पक्ष में रिपोर्ट आती है, किसान पक्ष रिपोर्ट, और 84 में से आपके 35 कर समाप्त कर दिए जाते हैं। ऐसी बात करके यहाँ पर समझौता होता है, किसान भी खुश हो जाते हैं। किसानों की ये प्रथम विजय होती है, किसानों की 1922 में विजय होती है और किसान खुश हो जाते हैं। 35 कर हैं जो एंड की जाते हैं बिजोलिया में 84 में। बट मेन आदमी कौन है, आप बिजोलिया ऊपर माल, उससे भी मेन कौन ऊपर है, मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे फतेह सिंह। इन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया, इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। देखिए स्वीकार नहीं किया, देखो बहुत बड़ी दुविधा की बात है, स्वीकार नहीं करते हैं और वैसे ही छोड़ देते हैं। कोई लाग बाग एंड नहीं, लाग कर वैसे लिए जाते हैं। तो अब यहाँ से सब परेशान हो जाते हैं। और उधर बेंगू में भी अत्याचार, बेंगू कहाँ, बेंगू चित्तौड़ में वर्तमान आता है, बेंगू मेवाड़ का ही सेम प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। तो बेंगू में किसान आंदोलन है कर बैठते हैं। किसान है जो बेंगू वाले, वो विजय सिंह पथिक को बेंगू ले जाते हैं। 1922 में जांच कमेटी बैठती है, 1923 में पथिक जी हैं जो बेंगू चले जाते हैं। बेंगू में किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं पथिक 1923 में। और जो है सरकार को पता चलता है बेंगू में भी डाकी वहां पहुंच गया है, विजय सिंह पथिक का नेतृत्व कर रहा है। तो 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को और वो गिरफ्तार कर लेते हैं। उन्हें जेल होती है 5 साल का, उसे 5 साल की जेल होती है। कितनी? 5 ईयर की वो कैद होती है, जेल होती है। अब इनके पीछे बिजोलिया में कोई नेतृत्व करने वाला खास व्यक्ति होता ही नहीं है। नेतृत्व है जो थोड़ा बहुत लड़खड़ा जाता है। वैसे बात करें साधु सीताराम दास, राम नारायण चौधरी, ब्रह्मादेव, फतेहगढ़ चारण, ये तो होते
लेकिन विजय सिंह पथिक जैसा कोई अगुवाई नेता नहीं होता है। अब इनको जेल हो जाती है और 1926 में आपके एक ट्रेंच नाम का अंग्रेज आता है। ट्रेंच नाम का अंग्रेज आता है बिजुलिया, 1926 में आता है। आते ही यहाँ पर पूरे देखता है क्षेत्र को, नया यहाँ पर संशोधन करता है, नई योजना लागू करता है। योजना क्या है? इसने एक नया टैक्स लगाया, या बात करें कुछ नया सुधार क्या किया। ये अकाल राहत था 1926 में, अकाल राहत के दौरान आया था ट्रेंच। अकाल राहत में किसानों को कुछ राहत देने के लिए आया था। 1926 में ट्रेंच आता है बिजुलिया, और यहाँ आते ही क्या हुआ कि सिंचित क्षेत्र था उन पर तो टैक्स कर दिया कम, और असिंचित क्षेत्र था वहां पर टैक्स है जो टैक्स को बढ़ा दिया जाता। अपन देखें तो असिंचित क्षेत्र में अब किसानों के पास कौन सा ज्यादा क्षेत्र होगा? कुओं वाला असिंचित। असिंचित होगा जो वर्षा पर निर्भर, वो उस पर भी कर ज्यादा कर दिया तो किसान है जो बहुत ही परेशानी में जाएंगे। इसने ट्रेंच ने क्या किया 1926 में, नोट करिए, सिंचित क्षेत्र में कर है जो बढ़ा दिया, कर बढ़ाया, और असिंचित क्षेत्र जिसमें कर को कम कर दिया, बहुत ही किसानों के साथ अत्याचार। तो किसानों ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया, इस टैक्स को देने के लिए नहीं तैयार हुए, और वो चले मेवाड़ के महाराणा ने, मेवाड़ के नेता माणिकी लाल के पास जाते हैं। माणिकी लाल भी बात करते हैं, रामनाथ चौधरी, सब आपस में खलबली मचती है, बस लास्ट डिसीजन कोई कर ही नहीं पाता है कि अभी इसका क्या किया जाए। तो सब किसान इकट्ठे होकर विजय सिंह पथिक के पास जाने को तैयार होते हैं। विजय सिंह पथिक की जो 23 में आपके वो सजा हो जाती है ना, और 27 में 5 साल की कैद थी, बट 27 में रिहा हो जाते हैं। 1927 में विजय सिंह पथिक के जेल से बाहर आ जाते हैं। जेल से बाहर आकर वो आपके इधर फुरसिया नामक में 1927 में जेल से विजय सिंह पथिक के जो रिहा हो जाते हैं, और फुरसारिया नामक स्थान पर आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, आंदोलन शुरू रखते हैं। आंदोलन वो बिजुलिया पहुंच नहीं पाते हैं, वहां पर भी किसान जन जागृति का काम करते हैं, आंदोलन को जारी रखते हैं। 1927 में रिहा हो जाते हैं, और इधर बिजुलिया से जो ये रामनाथ चौधरी वगैरह सब नेता और किसान मिलकर विजय सिंह पथिक के पास जाते हैं, और लास्ट डिसीजन जो भूमि बंदोबस्त वाला था 1926 में सिंचित असिंचित क्षेत्र को लेकर, टैक्स को लेकर, तो लास्ट डिसीजन है जो विजय सिंह पथिक पर छोड़ दिया जाता है। विजय सिंह पथिक जो डिसीजन क्या करते हैं, किसानों को क्या कहते हैं, देखिए डिसीजन विजय सिंह पथिक लेते हैं कि आपके पास जो जमीन है, तो हाँ, किसानों का हाँ, आपके पास जो जमीन पट्टे हैं, तो क्या करना है इसमें? तो जमीन है, जमीन पट्टे हैं, वो आप जागीरदारों को वापस दे दो, ठिकानेदारों को दे दो। अपने पास जमीन बचेगी नहीं तो अपने पास क्या लेगा? वो तो जमीन का भू स्वामी तो है, जमीन का मालिक है, तो अपन उसको जमीन वापस दे देंगे तो अपने पास वो मांगेगा क्या? तो जमीन है जो आप वापस दे दो, फिर अपने को कुछ नहीं परेशानी आएगी। अपन जमीन ही नहीं रखेंगे तो खेती कहाँ करेंगे? तो इन्होंने इस डिसीजन को स्वीकारा किसानों ने 1927 में, और विजय सिंह पथिक का जो लास्ट डिसीजन था इसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और जमीन के पट्टे हैं जो ठिकानेदार को वापस दे दिए, और ठिकानेदार ने 2 हाथ फैलाकर इस पट्टों को लिया, इस जमीनों को ली, और आगे महाजन किसान हुआ करते थे जो बाहर के थे, महाजन किसानों को ये जमीन सुपर्द कर, महाजन किसानों को कहा आप जमीन लीजिए, पट्टे लीजिए, खेती करिए, हमारे को हम मांगे इतना टैक्स दिए, बाकी आप खाइए। अब देखिए राव सामन ठिकानेदार उनका कोई संबंध है नहीं किसानों के साथ, कितना अत्याचार। महाजन किसानों को जमीन तो दे दी, अब वो बेचारे किसान, बिजोरिया वाले किसान बहुत ही आपके हो जाते हो बेरोजगार। अभी कौन सा चरण बढ़ रहा है? वैसे
अध्ययन की दृष्टि से तीसरा चरण चल रहा है। 1923 के बाद में तीसरा चरण है, मैंने लिखा नहीं, आप नोट करिए तीसरा चरण। जैन 23 का 70 से आगे बातें कही है जो तीसरा चरण आती है। तो महाजन किसानों को दे दी जाती है बिजली। किसान आंदोलन, किसान है जो एकदम बेरोजगार हो जाते हैं, अपने किसान बिजलिया वाले आपके वो बेरोजगार हो जाते हैं। और नेताओं और किसानों के बीच में आपसी लड़ाई हो जाती है, आपसी मनभेद हो जाता है कि आपने कहा, विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी ने कहा हमने आप पर लास्ट डिसीजन रखना, आपने ये डिसीजन लिया, अब इतने किसान मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, इनके पास खेती भी जमीन नहीं, खेती भी नहीं, क्या कहेंगे, सिर्फ आंदोलन में क्या खाएंगे। तो विजय सिंह पथिक के जो सबसे तंग आ जाते हैं, तंग हो जाते हैं 1927 में, जो आपके बिजलिया किसान आंदोलन से इस्तीफा दे देते हैं। कौन? विजय सिंह पथिक। कब देते हैं? 1927 में इस्तीफा दे देते हैं। जो 16 में जुड़े थे वो 27 में इस्तीफा दे देते हैं। अब इनके पीछे कोई नेतृत्व करने वाला है ही नहीं। अब रामनारायण चौधरी, ये भी इनसे भी किसानों की बननी बंद हो जाती है। माणिक्यलाल वर्मा जो थोड़े बहुत इनसे कुछ संबंध है, तो मतलब नज़दीक से थे और इनका नेतृत्व थोड़ा बहुत है, माणिक्यलाल वर्मा संभाल रहे। अब किसान हैं जो यहाँ से बिजुलिया से 1927 में वो चले जाते हैं अपने महात्मा गांधी के पास। महात्मा गांधी जी के पास चले जाते हैं। महात्मा गांधी को सब बात बताई कि हमारे पास जमीन है वो भी छीन ली गई है, अब हमारे पास बचा भी कुछ नहीं है। तो महात्मा गांधी ने अपने जमनालाल बजाज को कहा, जमनालाल बजाज ने हरिभाऊ उपाध्याय को कहा, हरिभाऊ उपाध्याय को कहा आप वहाँ जाओ बिजुलिया में, वहाँ बिजुलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करो, किसानों की जो समस्या है वो ठिकानेदार को बताओ, राव को बताओ, सामंत को बताओ, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को भी बताओ, शांत करो। तो हरिभाऊ उपाध्याय जाते हैं और वहाँ पर कोई ठिकानेदार है जो उनकी कोई सुनवाई करता नहीं है और हरिभाऊ उपाध्याय तंग आते हैं। हरिभाऊ उपाध्याय वापस आकर महात्मा गांधी को कहते हैं मेरे से बिजुलिया किसान आंदोलन शांत नहीं होता है, बिजुलिया वाला मैटर आज शांत हो रहा नहीं कर। आपके 27 में चले जाते हैं किसान महात्मा गांधी के पास, नोट करते रहिए, गांधी के पास चले जाते हैं और गांधी जी हैं जो बजाज को कहते हैं कि आप संभालिए बिजुलिया किसान आंदोलन। बजाज हैं जो आपके हरिभाऊ उपाध्याय को भेजते हैं। हरिभाऊ उपाध्याय यहाँ पर नेतृत्व करते हैं बिजुलिया किसान का, वो नेतृत्व करते हैं। नेतृत्व शांत मतलब करते हुए बिजुलिया में कोई सुधार आता नहीं। हरिभाऊ उपाध्याय वापिस महात्मा गांधी को ये बात कहते हैं। महात्मा गांधी जो वापस बजाज को कहते हैं, मदन मोहन मालवीय को कहते हैं, मालवीय को कहते हैं, मदन मोहन मालवीय को कहते हैं। मालवीय हैं जो मेवाड़ में आपकी हुआ करते थे, मेवाड़ में एक आपके पीएम, मेवाड़ में पीएम या दीवान बोले, दीवान जिसका नाम है आपके सुखदेव प्रसाद को लेटर लिखता है और बिजुलिया किसान के बारे में। लेकिन लेटर को कुछ गंभीर रूप से नहीं लिया जाता है, सीरियस में नहीं लिया जाता है और सब चारों साइड निराशा देखती हैं। तब क्या होता है, माणिक्यलाल वर्मा वो किसानों को लेकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास जाते हैं। मेवाड़ महाराणा के पास जाते हैं, महाराणा हर बात को अनसुनी कर देता है और कोई बात को सुना नहीं जाता है और उल्टा मेवाड़ के जो माणिक्यलाल वर्मा है उनको गिरफ्तार करने की बात कही जाती है। तो माणिक्यलाल वर्मा है जो आंदोलन को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं अपने बचाव के लिए और किसानों को चारों साइड निराशा नजर आती है। भाग नहीं जाते हैं, यहाँ पर माणिक्यलाल को गिरफ्तार किया जाता है, जेल में डाला जाता है। फिर क्या होता है 1900 ये मैं 27-28 की बात कर रहा हूँ, उसके बीच में तो है बिजुलिया किसान आंदोलन के बाद ठंडा पड़ जाता है। 1938 में आपके माणिक्यलाल वर्मा जो आ जाते हैं मेवाड़ वापिस और यहाँ आकर मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना करते हैं। नोट करिए, मेवाड़ प्रजा मंडल
मेवाड़ प्रजामंडल, जिसकी स्थापना आपके 18 अप्रैल 1938 में होती है। और ये मेवाड़ प्रजामंडल की ओर आ जाते हैं। और किसानों का थोड़ा बहुत विश्वास था तो वर्मा प्रथा, जो ही ये प्रजामंडल मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करते हैं, किसान है जो इनके साथ जुड़ जाते हैं, इनके साथ जुड़ जाते हैं। और जुड़ते ही और ये सब जुड़ जाते हैं और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से किसान है जो बड़ी माफ़ी मांगते हैं। कब? 1938 में, कि हम आपकी काली गाय हैं, जो भी किया है धूल खा ली, अब आप मेहरबानी करिए, हमारे को हमारी ज़मीन वापस दिलाए। इसलिए ऐसी बड़ी माफ़ी मांगते हैं। हम किसी भी नेता पर विश्वास नहीं करेंगे, आज के बाद कोई आंदोलन नहीं करेंगे, जो भी किया हमारी गलती थी, गलती स्वीकार करते हैं। इस प्रकार माफ़ी मांगी जाती है 1938 में मेवाड़ के महाराणा से। और फिर मेवाड़ के महाराणा हैं जो 1941 में एक समझौता करवाते हैं किसानों के बीच और मेवाड़ सरकार के बीच, और दो आदमी बिठाते हैं 1941 में। 1941 की बात है, मेवाड़ महाराणा एक समझौता करवाते हैं, समझौता होता है और माफ़ी मांग ली जाती है किसानों से। जो राणा कहेगा वो कहना करना पड़ेगा भी किसानों को। समझौता करते हैं। समझौता में कौन बैठते हैं? यहाँ पे मेवाड़ के उस समय पीएम हुआ करते थे वी राघवाचार्य, और वहाँ के राजस्व मंत्री आपके थे मोहन सिंह मेहता और वी राघवाचार्य के नेतृत्व में समझौता होता है। और किसानों की हर समस्याओं को सुना जाता है, हर समस्याओं का समाधान किया जाता है, समस्याओं का समाधान निकल जाता है। और 84 में से 84 टैक्स थे वो हैं जो एंड किए जाते हैं, और जमीन है जो किसानों को वापस दी जाती है, पट्टे वापस दिए जाते हैं। इस प्रकार 1941 में जाकर 1941 में किसान आंदोलन जो समाप्त होता है, 1897 में शुरू होकर 1941 में एंड होता है। 1941 में सब किसानों की मांगे मान ली जाती हैं, किसान है जो उनसे माफ़ी मांगते हैं, और इस प्रकार किसान आंदोलन जो 1941 में एंड हो जाता है। ये था अपना बिजोलिया किसान आंदोलन। कोई बात रही है तो मैं करेक्शन के रूप में अगले वीडियो में बताऊंगा। और ये था बिजोलिया किसान आंदोलन जो राजस्थान में लंबा चलने वाला एक अहिंसात्मक, इसमें कोई हिंसा नहीं, एक संगठनात्मक था। और शुरू में तो अच्छा ही नेतृत्व, द्वितीय चरण में बहुत ही अच्छा नेतृत्व, तृतीय चरण में जो पराभव का काम देखने को मिलता है, इसमें कोई खास नेतृत्व होता नहीं है, इधर उधर चलता रहेगा। तो थैंक्स, धन्यवाद। अगले वीडियो मिलेंगे बेंगू किसान आंदोलन को लेकर।